बैक पेन या कमर का दर्द या नेक पेन जो है ये दुनिया में जुकाम के बाद दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सो अधिकतर केसेस में स्लिप डिस्क इज़ नॉट द डायग्नोसिस। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नर्व दबी है क्या वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पा रही है या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान लीजिए डिस्क खिसक गई वो तो ठीक है, लेकिन सर जब उनको पेन होता है ना तो ऐसा ही नहीं होता। ये कि अगर आप 100 सड़क चलते आदमियों की एमआरआई करेंगे तो उनमें से 70 के अंदर आपको डिस्क हर्निएशन मिलेगा। बात यह है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ करनी है, जहाँ ज़रूरत नहीं है जहाँ वहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं आ रहा है कि रोबोटिक सर्जरी होती है स्पाइनल की, ये क्या है सर? जो रोबोटिक सर्जरी है वो बेसिकली जब हम स्पाइन में स्क्रूज डालते हैं उस स्क्रूज डालने के पाथ को गाइड करने के लिए। सर्जरी से डर लगता है। दूसरा डर ये लगता है कि सर किसी डॉक्टर के पास गए ना, कोई मैं गरीब आदमी तो सर वैसे ही नहीं आना चाहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ललित शर्मा जो स्पाइन सर्जन है। शरीर के सभी अंग, हर अंग अपना अपना काम करता है, चाहे आंखें हो, नाक हो, कान हो, अंगुलियां हो, पैर हो, सभी अंग अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइनल कोड होती है, स्पाइन होती है जितनी भी, ये व्यक्ति को खड़ा भी करती है, भगाती भी है, दौड़ाती भी है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो व्यक्ति मृतप्राय हो जाता है, बेड पे लेट जाता है। डिस्क क्या होती है, सर्जरी क्या होती है इसमें, और किस तरह से लोग डरते भी बहुत हैं, दर्द भी बहुत होता है, कई चीज़ होती है। मैंने कहा क्यों ना आपको आज डॉक्टर ललित से रूबरू करवा दूं और उनसे सारी चीज़ें पूछता हूँ, क्योंकि मेरे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती। तो मैंने कहा क्यों ना फ्री में सलाह भी ले ली जाए। डॉक्टर साहब, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। स्पाइन रीढ़ हड्डी का नाम लेते सर, डिस्क हो गई, सर्वाइकल हो गया सर, दर्द के मारे ना हालत एकदम हल्कान सी हो जाती है। सर ये डिस्क है क्या? जिससे पूछते हैं ना सर, एक आदमी आता है बड़ा सा सर पट्टा लपेट करके बैठा रहता है, गाड़ी में देखते हैं, बाइक पे देखते हैं, मैंने क्या हो गया, बोला डिस्क खिसक गई। ये क्या है सर, स्पाइनल कोड क्या है? इस सर आपके सामने चीजें रखी हुई समझ में नहीं आ रही। चलिए देखिए, ऐसा है सर कि एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूँ कि बैक पेन या कमर का दर्द या नेक पेन जो है ये दुनिया में जुकाम के बाद दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम अधिकतर केसेस को बैक पेन को स्लिप डिस्क का नाम दे देते हैं, जबकि बैक पेन और स्लिप डिस्क दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसा मैंने बताया, बैक पेन बहुत कॉमन है और फॉर्चुनेटली जो बैक पेन के अधिकतर एपिसोड्स होते हैं वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं, नहीं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स आर बिकॉज ऑफ मस्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और स्ट्रेन्स, और वो समय के साथ अगले 8 से 10 दिन 15 दिन में सेटल हो जाते हैं। सो अधिकतर केसेस में स्लिप डिस्क इज़ नॉट द डायग्नोसिस। अब दूसरी बात आती है कि भाई स्लिप डिस्क क्या है फिर। सो स्लिप डिस्क है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अपनी रीढ़ की हड्डी बेसिकली इस तरीके के छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने से बनी होती है, जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में ये 5 नंबर वर्टिब्रा होती हैं, जिनको हम नंबर देते हैं L1, L2, L3, L4, L5, और इसको सैक्रम बोलते हैं। किन्हीं भी दो हड्डियों के बीच में 3 जोड़ होते हैं, एक के आगे पेट की तरफ जिसमें गद्दीनुमा चीज़ रहती है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। 2 छोटे जोड़ ये पीठ की तरफ होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये जो बीच में हड्डी दिख रही है आपको, ये जो हम बीच में महसूस करते हैं वो ये हड्डी है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो ये इस तरीके से लगी हुई है। तो ये 2 जॉइंट पीछे की तरफ होते हैं और इनके कंबाइंड मूवमेंट की वजह से अपने कमर को हिला पाते हैं, मूव कर पाते हैं, आगे झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब काम करते हैं। अब ये जो डिस्क है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक रुई की गद्दी की तरह होती है। तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो बाहर की तरफ एक खोल होता है जिसको हम एन्यूलस बोलते हैं, और बीच में ये मटेरियल भरा हुआ रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। समय के साथ ये एन्यूलस वीक हो जाता है, कई बार फट जाता है, और अगर ये फट जाता है तो ये डिस्क निकल के बाहर आ जाती है। जब ये डिस्क निकल के बाहर आती है तो यहाँ पीछे से ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, नर्व्स जा रही होती हैं, उस नर्व्स की ब्रांचेस को ये यूजुअली प्रेस करती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये किस एरिया में हुआ है, गर्दन में हुआ है तो उसे हम सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन बोलेंगे, लंबर में हुआ है तो उसे लंबर डिस्क हर्निएशन बोलेंगे। फिर हम उसको नाम देते हैं कि सपोज ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 के बीच की डिस्क खिसकी है तो L1 L2 डिस्क हर्निएशन बोलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम उसको नाम और नोमेनक्लेचर देते हैं।
सो जब ये डिस्क खिसक के बाहर आती है और जब ये नर्व को दबाती है तो इसकी वजह से उस एरिया में दर्द महसूस होता है जहाँ पे वो नर्व सप्लाई कर रही है। जैसे आपके घर के एमसीबी बॉक्स में अगर कोई एक एमसीबी ट्रिप हो गई तो प्रॉब्लम एमसीबी में है, लेकिन सिम्टम आपके कमरे में आएंगे कि बिजली वहाँ काम करना बंद कर देगी। सो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। दिस इज डिस्क हर्निएशन। अच्छा सर, अगर ये हो गया तो सर इसका इलाज दवाइयों से है या सर्जरी होती है? तो सर पहली चीज़ ये कि जब डिस्क हर्निएशन होता है तो इसमें 2 या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम पेशेंट को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नर्व दबी है क्या वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पा रही है या नहीं। अगर नर्व अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है तो हम अधिकतर केसेस में सर्जरी अवॉइड करते हैं। हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री है। नेचुरल हिस्ट्री से हमारा मतलब है कि अगर उस व्यक्ति ने कोई भी इलाज नहीं लिया तो क्या होगा। जैसे वायरल फीवर है, वायरल फीवर की नेचुरल हिस्ट्री है कि 100 में से 99 मरीज 5 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। ओके। सेम तरीके से जो डिस्क हर्निएट होकर के बाहर आती है, मोर देन 80% केसेस में वो डिस्क समय के साथ श्रिंक हो जाती है, बॉडी उसको नेचुरली हील कर लेती है। ओके। तो अधिकतर केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो है या बॉडी इस प्रोसेस को नहीं कर पा रही है या जो नर्व दबी हुई है वो नर्व काम नहीं कर पा रही है, वहाँ पे वीकनेस आ गई है, तो हम इसके नेचुरली रिजॉल्व होने का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक ये नर्व पूरी तरह डेड हो जाएगी। और नर्व अगर एक बार डेड हो गई तो उसे मेडिकल साइंस में अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम नई नर्व को बना सकें। तो इसलिए नर्व को जहाँ प्रिजर्व करने की बात आती है, उसके हो रहे डैमेज को रोकने की बात आती है, तब हम अर्ली सर्जरी उसमें रिकमेंड करते हैं। पर्टिकुलरली अगर जो मेन नर्व है, ये ब्रांचेस की जगह अगर ये मेन नर्व दब जाए तो हम इसमें बहुत ही अर्ली सर्जरी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें लैटेंट पेशाब के कंट्रोल पे इफेक्ट आ जाता है। इन दैट केस हम लोग सेम डे उसको ऑपरेट करते हैं एज ए इमरजेंसी। सो इट डिपेंड्स पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है। स्लिप डिस्क, अगर अब कोई मेरे को फ़ोन करके बोलता है सर मेरे को स्लिप डिस्क है और मेरे को क्या करना होगा, सर्जरी होगी क्या, तो मेरा आंसर ये होता है सर आप आइए, मुझे आपको देखना पड़ेगा, आपकी एमआरआई को देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। सर ये दर्द बहुत करता है। हाँ जी। क्यों, मेरे जितने मित्र हैं ना उनसे बात की तो डिस्क खिसक गई, लेकिन सर उनको दर्द होता तो ये करता है, वो तो पता क्या सोचते हैं, इससे अच्छा पैदा ना होते ज़्यादा ठीक रहता है, मर जाए तो ज़्यादा ठीक है। सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मान लीजिए डिस्क खिसक गई वो तो ठीक है, लेकिन सर जब उनको पेन होता है ना तो ऐसा ही नहीं होता सर। तो सर ऐसा है कि जब पेन इतना ज़्यादा और इतना सीवियर होता है तो हम पेन कंट्रोल के लिए बहुत तरीके हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। हम उनके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं वो देते हैं जिनसे पेशेंट का पेन यूजुअली कंट्रोल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स का अगर उससे नहीं कंट्रोल हो पाता है तो हम फिर उनको इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं, और अगर उससे भी नहीं होता पाता है तो कई बार हम रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्व के आसपास एक ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे पेन में काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। सो टॉलरेबल हो जाता है। दूसरी एक चीज़ जो आपने बोली थी कि जो हर आदमी दूसरा या तीसरा आदमी कहता है मेरे को स्लिप डिस्क है। सो एक स्टडी है बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड हमारे लिटरेचर में, जो ये कहती है कि अगर आप 100 सड़क चलते आदमियों की एमआरआई करेंगे तो उनमें से 70 के अंदर आपको डिस्क हर्निएशन मिलेगा। अच्छा जी। सो सिर्फ एमआरआई पे डिस्क दिखने से हम ये डिसाइड नहीं करते कि इसको ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एमआरआई और पेशेंट के सिम्टम्स को कोरिलेट करके देखते हैं। सो अगेन जैसा मैंने बोला, कोई फ़ोन पे हमें व्हाट्सएप पे एमआरआई भेज के पूछता है कि सर इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या, तो मेरा आंसर यही होता है कि मैं पेशेंट देखे बिना कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि पेशेंट फिजिकली उससे देखना पड़ता है। यस, पेशेंट की फाइंडिंग्स और एमआरआई की फाइंडिंग्स क्या एक दूसरे से मैच कर रही हैं, क्या एमआरआई फाइंडिंग्स पेशेंट की सिम्टम्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जा कर के और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि मरीज को किस चीज़ की आवश्यकता है। और जैसा मैंने बताया, मोर देन 80% पेशेंट्स एक्सरसाइजेस, मेडिसिन्स और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर ललित शर्मा 20 साल से सर्जरी कर रहे हैं और साथ ही करीब 5000 से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं। कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जरूरत ना पड़े वहाँ सर्जरी। हाँ सर, ये भी सुनना था, आप कोशिश करते हैं कि जहाँ सर्जरी की जरूरत ना पड़े तो ना करें।
नहीं सर, ऐसा नहीं मैं है। उस अच्छा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ करनी है, जहाँ ज़रूरत नहीं है जहाँ वहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर एक आजकल एक बड़ा आ रहा है कि रोबोटिक सर्जरी होती है स्पाइनल की, ये क्या है सर? ये हमको तो समझ को देखो, मैं तो वीडियो देखा मन में आया, मैंने कहा रोबोटिक सर्जरी हो रही है, क्या है सर? ऐसा होता है क्या कुछ? सर रोबोटिक सर्जरी अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, बट बेसिकली रोबोटिक सर्जरी अभी जो हमारा स्पाइन में डीकम्प्रेशंस या नर्व के ऊपर जो हम वर्क करते हैं, जो नर्व को फ्री करने का काम करते हैं, उस सब में अभी तक रोबोटिक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो रोबोटिक सर्जरी है वो बेसिकली जब हम स्पाइन में स्क्रूज डालते हैं, उस स्क्रूज डालने के पाथ को गाइड करने के लिए रोबोटिक सर्जरी का यूज़ किया जा सकता है। सो इट इज़ लाइक नेविगेशन। जैसे आप गूगल मैप्स का यूज़ करेंगे, सपोज आप किसी रास्ते पे नए जा रहे हैं तो आप उस रास्ते पे जाने के लिए गूगल मैप्स का यूज़ करेंगे, सो गूगल मैप्स आपको रास्ता दिखाएगा। तो सिमिलरली स्क्रू डालने के लिए इफ़ समबडी रिक्वायर्स हेल्प देन दे कैन यूज़ रोबोटिक नेविगेशन टू हेल्प कि वो स्क्रू अच्छे से आइडियल पोजीशन में डाल पाए। सर एक चीज़ और, सर्जरी की बात आई है, डर लगता है सर सर्जरी के नाम से, स्पाइन की सर्जरी, क्योंकि भाई व्यक्ति, सबको पता है कि स्पाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। कई केसेज है जो सर अभी भी लेटे ही हैं जिनके स्पाइन में प्रॉब्लम है। सर डर बड़ा लगता है। दूसरा, एक तो सर्जरी से डर लगता है, दूसरा डर ये लगता है कि सर किसी डॉक्टर के पास गए ना, कोई, मैं तो गरीब आदमी तो सर वैसे ही नहीं आना चाहता, बहुत महंगी पड़ती, बताइए सर ऐसा है क्या? नहीं सर, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। बेसिकली जो स्पाइन सर्जरी को लेकर के एक लोगों में फियर है, वो बेसिकली एक जनरलाइजेशन की वजह से ये मिथ है। है कि ये मिथ है सर, ये मिथ है। और वो मिथ इस वजह से है कि पहले के समय में जो भी सर्जरीज होती थी वो मोस्टली ट्रॉमा केसेस में होती थी। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पेड़ से गिर गया, छत से गिर गया, गर्दन टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, और उसमें हड्डी टूटने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मैंने नर्व दिखाई थी, जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ। वो स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो गई, कट गई या बहुत ज़्यादा दब गई या डैमेज हो गई। अगर इस टाइप की चीज़ हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड परमानेंटली डैमेज हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने का कोई भी तरीका आज भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। नर्व्स को ठीक नहीं किया, नर्व को ठीक नहीं किया जा सकता। अब जब भी आप किसी मरीज की सर्जरी करते हैं, और जब हम ट्रॉमा में सर्जरी करते हैं, तो हम मरीज को ये चीज़ एक्सप्लेन करके सर्जरी करते हैं कि भाई इस सर्जरी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि नर्व ठीक होगी। इनफैक्ट हम ये बताते हैं कि नर्व के ठीक होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन सर्जरी करने का उसमें रोल होता है कि हम मरीज को बैठा सकें, मरीज की नर्सिंग केयर इंप्रूव कर सकें, मरीज को करवट दिला सकें, ताकि उसके बेड सोर्स, निमोनिया, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। बट पुराने टाइम में बिकॉज यही एकमात्र स्पाइन सर्जरी थी, और इसके बाद मरीज मोस्टली पैराप्लेजिक या क्वाड्रिप्लेजिक रहता था, मतलब लकवाग्रस्त रहता था, तो अधिकतर लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन बन चुका है कि कुछ भी स्पाइन सर्जरी हो, मरीज उसके बाद चलेगा नहीं, जबकि ये फैक्ट नहीं है। आज की तारीख में अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट्स, अभी व्हीकल्स, रोड्स कंडीशन, अवेयरनेस ऑफ पीपल, आज की तारीख में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बर्डन इंडिया में बहुत कम हो गया है। और मेजर स्पाइन सर्जरीज आज की तारीख में जो की जाती हैं वो डिजनरेटिव स्पाइन डिसऑर्डर्स के लिए की जाती हैं, जो स्पाइन के हड्डियों में, जॉइंट्स में समय के साथ जो बदलाव आते हैं, एज के साथ जो बदलाव आते हैं, डिस्कर्निएशंस हो जाते हैं, नसों पे दबाव आ जाते हैं, उसकी वजह से हाथ पैर में दर्द आता है, तो उन चीज़ों के लिए जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मोर देन 95 to 98% पेशेंट्स हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। गैप एक बड़ा जनरलाइज सा वर्ड है, जिसको अलग अलग डॉक्टर्स पेशेंट को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए यूज़ करते हैं, कि भाई पेशेंट को सिंप्लीफाई करके अपने उसको लेमैन लैंग्वेज में मेडिकल टर्म्स को जब यूज़ करते हैं तो उसके बहुत एक्यूरेट मीनिंग्स निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। बट अधिकतर केसेस में जो स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस जिनको हम बोलते हैं, जो उम्र के साथ बदलाव आते हैं, जिनको अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए लोग गैप वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी कुछ लोग गैप को यूज़ करते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी का जॉइंट लूज़ होने से हड्डी एक दूसरे के ऊपर आगे स्लिप हो जाती है, कुछ इस तरीके से कि रीढ़ की हड्डी का ये जॉइंट लूज़ हो गया है और लूज़ होने से ये हड्डी आगे स्लिप हो रही है। तो जब इस तरीके से हड्डी एक दूसरे के ऊपर आगे स्लिप होती है, पीछे से नर्व्स दबती हैं, तब इसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। कई लोग इसके लिए भी गैप वर्ड यूज़ करते हैं।
सो गैप एक बहुत ही जनरलाइज सी टर्म है और इसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर ने, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसने किस चीज़ के लिए उस वर्ड को यूज़ किया है। तो सर अधिकतर केसेस में जो गैप वर्ड यूज़ होता है वो बेसिकली हम लोग डीजनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। डीजनरेशन में एज के साथ ये सभी डिस्क जो हैं ये श्रिंक होती जाती हैं, इनकी हाइट कम होती जाती है बिकॉज इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बेसिकली अपनी ये लेमन टर्म में मैं बोलूँ तो ये डिस्क सूखती जाती हैं। जब ये सूखती हैं तो इनकी हाइट कम होती जाती है और नॉर्मली इसी को गैप आना लोग बताते हैं। सर कितने तरह की सर्जरी होती है? सर स्पाइन सर्जरी बहुत तरीके की होती है और आप ये मान के चलिए कि एक की होल सर्जरी जिसमें 7 से 8 mm का चीरा आएगा वहाँ से लेकर के और 1 फुट तक के चीरे तक की सर्जरी रीढ़ की हड्डी में संभव है। जैसे जो कुबड़ वाले बच्चे होते हैं जिनके कुबड़ निकली होती है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई होती है, उनको भी हम लोग सीधा करते हैं, तो उनमें लॉन्ग सर्जरीज भी होती हैं। सो सर्जरी जो है बहुत छोटे चीरे से लेकर के और 30-40 सेंटीमीटर तक के इंसिजन तक की अलग अलग सर्जरी स्पाइन में संभव है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो हम इसको ब्रॉडली 2 तरीके की टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें हम स्पाइन के अंदर जो नर्व्स के ऊपर प्रेशर वगैरह आ रहे हैं उनको फ्री करने का काम कर रहे हैं। दूसरा जिसमें हम स्पाइन में स्टेबलाइजेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें हम रीढ़ की हड्डी में स्क्रूज वगैरह लगा करके उसको जाम करने का काम करते हैं। सो डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट की बीमारी क्या है, कैसी है, अकॉर्डिंगली उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, कितने लेवल्स पे ऐड करनी है, वो होता जाता है। तो सपोज़ अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है जिसको रीढ़ की हड्डी में टीबी है, उसमें नस मवाद जो है वो नस को भी दबा रही है, मरीज़ के पैर भी कमज़ोर हो चुके हैं, तो वहाँ हमें स्क्रूज़ भी लगाने पड़ेंगे, नस के ऊपर से प्रेशर भी रिमूव करना पड़ेगा, बीमारी को भी हटाना पड़ेगा, पस को साफ़ करना पड़ेगा, तो मल्टीपल चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं कोई दूसरा पेशेंट अगर आता है जिसको जो जैसे हमारे टोंक साइड में है, इधर काफ़ी फ्लोराइड के पेशेंट्स आते हैं, फ्लोरोसिस के, उनमें रीढ़ की हड्डी के अंदर लिगामेंट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिसको OYL या ओसिफाइड येलो लिगामेंट बोलते हैं। तो उनमें हम लोग कई बार सिर्फ डिकम्प्रेशन करते हैं, सिर्फ उस लिगामेंट को रिमूव कर देते हैं। अगेन अगर 1 लेवल पे है तो हम 1 लेवल पे करेंगे, अगर 5 लेवल पे नर्व पे प्रेशर आ रहा है तो हमें 5 लेवल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये एक तरीके से कस्टमाइजेशन है। सो ऐसी कोई एक सर्जरी नहीं हम कह सकते, तो सर्जरी हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। जैसे आपको आपकी शर्ट, आप अपने टेलर के पास जाएंगे, वो आपके नाप के हिसाब से आपकी शर्ट सिल के देगा, तो उसी तरीके से सर्जरी हम पेशेंट के हिसाब से टेलर करते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसको सिम्टम कौन सी डिस्क या कौन सी पैथोलॉजी दे रही है और उसको हमें किस तरीके से एड्रेस करना है ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। ये अपने को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्पाइन या बॉडी के किसी भी अंग को अपन आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बॉडी एज ए कॉम्बिनेशन काम करती है, सभी अंगों को मिला के काम करती है। तो जब रीढ़ की हड्डी की जहाँ तक बात आती है तो रीढ़ की हड्डी को हम सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी में क्या प्रॉब्लम है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रीढ़ की हड्डी के आसपास जो मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट दे रही हैं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी टोन क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा काम कर पा रही हैं। तो जहाँ तक पोस्चर का रिलेशन है, डेफिनेटली अगर कोई आदमी स्पाइन को बहुत लंबे समय तक मिसयूज़ करता है, उसको गलत पोस्चर में बैठता है, गलत तरीके से यूज़ करता है और साथ में उसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो वीक हैं, उस कंडीशन में स्पाइन में इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। उन पेशेंट्स को बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पोस्चर का ध्यान रखें और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनको आदमी, कोई भी पर्सन जो है वो उसको एक्टिव रखे, उनको अच्छी टोन में रखे, अच्छी शेप में रखे, अच्छी फिटनेस में रहे। दैट्स इट। यानी योगा भी कर सकते हैं? सर योगा, एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, स्विमिंग, हर चीज़ का अपना रोल है एंड डेफिनेटली योगा इज़ वेरी गुड फॉर समबडी हु डज़ नॉट हैव बैक पेन। लेकिन अगर किसी को बैक पेन है तो उसमें हम लोग कई बार कुछ एक्सरसाइजेज को किसी पर्टिकुलर पेशेंट को मना करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज को किसी पर्टिकुलर पेशेंट को प्रमोट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट हम अगेन उसको टेलर करेंगे। नाउ अब सपोज़ हम अगर यही बात करेंगे, एक फ्रैक्चर का पेशेंट है तो डेफिनेटली उसको योगा नहीं करना है, उसको हमें स्पाइन को इमोबिलाइज करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। बट यस, अगर आप एक नॉर्मल आदमी की जो डे टू डे वर्किंग में काम कर रहा है और जिसको हल्का फुल्का बैक पेन है, डेफिनेटली योगा, वॉकिंग, स्विमिंग
और रूटीन एक्सरसाइजेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक सर एक दिमाग में होता है कि सर्जरी हो गई स्पाइन की, उसके बाद सर जो मरीज होता है ना उसके दिमाग में एक होता है कि मैं क्या पहले की तरह हो जाऊंगा क्या, सर रहता है ना उसका ये, क्योंकि पेशेंट्स मिलते हैं सर जाना भाई तो यही बोलते यार रीढ़ की हड्डी को ऑपरेशन हो रहा है, पहले वो खूब तेज चलता था भागता था, लेकिन बाद में मैंने कहा कितना हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन सर फिर भी उसको आदत वही पड़ जाती है आराम से। तो सर ऐसा है कि इसमें नॉर्मली हम लोग सर्जरी के बाद पेशेंट्स को प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं जो सबसे ज़्यादा रेगुलरली फॉलो करनी होती हैं फर्स्ट 4 मंथ्स। बिकॉज जब हम सर्जरी करते हैं तो ऊपर से लेकर के अंदर तक टिश्यूज़ को कट करते हैं और उनकी हीलिंग में और उनमें वापस एक नॉर्मल स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। तो दैट स्ट्रेंथ जो है वो यूजुअली 4 से 6 महीने में आ जाती है। तो हम लोग पेशेंट्स को सर्जरी के बाद एक स्टेज्ड मैनर में रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम पे डालते हैं, जिसमें स्टार्ट हम बहुत बेसिक सी और बहुत हल्की एक्सरसाइजेस से करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते रहते हैं। और नॉर्मली जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, प्लस पेशेंट के सपोज हमने एक लेवल पे ऑपरेट किया है L4-5, तो हम ये भी देखते हैं कि इसके बाकी लेवल्स कैसे हैं। सपोज़ किसी को L5-S1 पे भी हल्की प्रॉब्लम है, L2-3 पे भी हल्की प्रॉब्लम, तो उसको हो सकता है हम ये बोलेंगे भाई लाइफ लॉन्ग आपको ये प्रिकॉशंस रखने हैं। वर्सेस किसी को सिंगल लेवल पे प्रॉब्लम थी, वो अच्छे से हील हो गई, तो उसको हम साल भर के बाद ये बोल देते हैं या 6 महीने के बाद ये बोल देते हैं कि भाई अब आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं, अब आप रूटीन काम भी कर सकते हैं। सो अगेन बात वही आएगी, इट हैज़ टू बी टेलर्ड कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। डॉक्टर के पास जाएंगे घर बिक जाएगा, हड्डी की सर्जरी मतलब स्पाइनल इसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, सर ये डर है लोगों में। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी, बिकॉज अब स्पाइन सर्जरी बहुत अफोर्डेबल भी हो गई है। और अब इसमें जो पहले बेसिकली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इस चीज़ में लोगों का ये रहता था कि एक बहुत लंबे समय के लिए लोग अपनी जॉब से दूर हो जाते थे कि भाई 4-6 महीने काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। तो आज की तारीख में जब हम सर्जरीज़ करते हैं तो सर्जरीज़ का जो चीरा हो गया या जो अपन इन्वेजिवनेस अगर बोलें तो वो बहुत कम हो गई है। वी ट्राई टू डू एज लिटिल इन्वेजन एज पॉसिबल, बॉडी को नेचुरल अनाटमी को जितना कम डिस्टर्ब हो उतना कम करते हैं, तो उससे हीलिंग भी उतनी ही फास्ट होती है। और जब फास्ट हीलिंग होती है तो मोस्टली पेशेंट्स विद इन फ्यू डेज अपनी ड्यूटीज़ पे जाने वापस लग जाते हैं, अपनी काम धंधे को वापस शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स उनको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, उन प्रिकॉशंस के साथ मरीज अपना काम कर सकते हैं। तो आज की तारीख में वैसी कोई भी स्थिति नहीं है। सर जब आपने पहली सर्जरी की होगी 20 साल पहले, आज तो 5-4 सर्जरियाँ कर 5-4 ज़्यादा कर चुके सर्जरी, उस दिन में और आज जब आप ओटी में जाते हो तो क्या दिमाग में रहता है यार? सर देखिए ऐसा है कि पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट सर्जरी की जहाँ तक बात है तो फॉर्चुनेटली जो मेरी ट्रेनिंग हुई वो बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में हुई। सो मैंने काफ़ी लंबे समय तक एम्स में काम किया, वहाँ भी पहले एज ए जूनियर रेजिडेंट, फिर एज ए सीनियर रेजिडेंट एंड फेलो, फिर सिंगापुर में फेलोशिप किया। तो ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस एवरी स्टेप वाज इनिशियली डन इन सुपरविजन। और एम्स तो अपने आप की जगह, तो हर चीज़ को ग्रेजुअल तरीके से इस तरीके से ट्रेन किया गया कि जब तक हम लोगों को इंडिपेंडेंट काम करने के लिए मिला तब तक हम लोग फुली ट्रेंड थे। सो डेफिनेटली ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी वाला रीज़न नहीं था, बट पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस शुरू में मीट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था, बिकॉज जब आप शुरू में आते हो प्रैक्टिस में तो मरीज को ये लगता है ये नए डॉक्टर है कि खराब कर देगा। सर ये होता है। सो रेदर देन सर्जरी इट वाज द प्री ऑपरेटिव पार्ट, जो सर्जरी से पहले ओपीडी से रिलेटेड, कि पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस दिलवाना कि नहीं आपका सब काम ठीक हो जाएगा। दैट वाज आई थिंक वो इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और अब वो चीज़ बहुत रिलेटिवली ईजी है, बिकॉज पेशेंट टू पेशेंट कम्युनिकेशन हो जाता है, लोगों को अब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो उस चीज़ में ज़रूर डिफरेंस आया है। बाकी जहाँ तक आज भी हम सर्जरी के लिए जाते हैं और पहले भी जब सर्जरी के लिए जाते थे तो हमारा अप्रोच तो सेम रहता है सर। उसका रीज़न ये है कि इट मे बी मेरे लिए ये 5,000 7,000 8,000 जो भी सर्जरी का नंबर है वो है, बट जो पेशेंट वहाँ पे उसके लिए तो ये तो पहली या दूसरी है, तो उसके लिए रिजल्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले मरीज के लिए था, उतना ही आज इस मरीज के लिए भी रिजल्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें
उसी हिसाब से फुल डेडिकेशन के साथ अपना बेस्ट एफर्ट। बस ये है कि जितने मरीज आए ना उस हिसाब से ना दिमाग विकसित हो गया कि हाँ ये करना, बुद्धि विकसित हो गई होगी। सर सबसे क्रिटिकल सर्जरी अब तक की कौन सी रही है? तो सर सबसे क्रिटिकल सर्जरीज बेसिकली जो हम लोग करते हैं, जो करने में हमें पर्सनल एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, वो हम लोग प्रेफर करते हैं स्कोलियोसिस सर्जरीज। जो छोटे बच्चों में रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आता है, सर आपने कुबड़ आता है। हाँ याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने एक बच्चे की वो पूरी टेढ़ी थी सर, उसको सीधी की थी। तो जो कुबड़ की सर्जरीज हैं हाँ वो बहुत चैलेंजिंग होती हैं। कुबड़ सीधी हो सकती है सर? हाँ जी, हम इस चीज़ को रेगुलरली करते हैं, कुबड़ को सीधा लेकिन ये करते बच्चों हैं। में ही होती है या बड़ों में भी हो सकती है सर? सर मोस्टली एडल्ट्स में ये सर्जरी बहुत कम की जाती है, बट मेनली ये हम करते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन में। और उसमें भी ये कंसेप्ट है कि जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर है। सो हम बच्चे की एज, हाइट, ग्रोथ की स्टेज, डिफॉर्मिटी का लेवल, काफ़ी सारी चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं कि उसके लिए कौन सी सर्जरी प्रेफरेबल है। बट डेफिनेटली कई बार बहुत ही चैलेंजिंग केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े, बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड स्पाइंस मिल जाती हैं। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी का रीज़न रहता है, तो मैं आपके सामने बच्चों का नाम नहीं ले सकता। तो उन चीज़ों को करने के लिए, डिफॉर्मिटीज़ को सीधा करने में, बिकॉज वो सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें कई बार 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी लगते हैं। सो आफ्टर 14 आवर्स ऑफ वर्क, सिंस मॉर्निंग आप खड़े हैं, रात को 9 बजे 10 बजे आपकी सर्जरी ख़त्म हो रही है, तब आप कुछ खा रहे हैं, और उसके बाद जब वो पेशेंट ठीक होता है तो उसमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। सर पूरा ना एक फीलिंग ऑफ वर्थ आती है कि हाँ आपने कुछ अच्छा काम किया है। तो मैंने ऐसी चीज़ों के अंदर ज़्यादा रिलैक्स आदमी ये होता है कि हाँ बस मैंने जो सीखा वो आपने अप्लाई किया वो सर होता क्या है कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार क्या होता है सर कि प्रॉब्लम्स होती है स्पाइन में, तो स्पाइन वाला भेज देता है न्यूरो वाले के पास, न्यूरो वाला भेज देता है स्पाइन। बोले यार नहीं ये मेरा नहीं है वो। सर आदमी, अभी का एक केस बता रहा हूँ सर, रमेश शर्मा जी हैं झुंझुनू के, वो आए थे, तो स्पाइन वालों को भेजा, तो स्पाइन वालों ने कहा ये काम हमारा नहीं है, न्यूरो के पास जाइए। जब न्यूरो के पास गए सर, न्यूरो वालों ने कह दिया यार ये तो स्पाइन की प्रॉब्लम। सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है सर, क्योंकि न्यूरो का भी सिस्टम यहाँ से है और स्पाइन, वो बंदा करे क्या सर? पीड़ा सर सच में होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं कि ये रिलेटेड सर, दोनों का न्यूरो में प्रॉब्लम होती है, इसकी न्यूरो की भी और स्पाइन की भी। सर उस सिचुएशन में आदमी क्या करे? सर ऐसा है कि एक्चुअली फॉर्चुनेटली इस मामले में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज ए टीम काम करते हैं। ओके। तो इसमें प्रॉब्लम मोस्टली ऐसी जगहों पे आती है जहाँ कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप है। व्हेन डॉक्टर जो है पर्ची के थ्रू आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं रेदर देन स्पीकिंग पर्सनली, और जब हम एक दूसरे से बैठ के, या कई बार ऐसा इशू आता है कि इट इज़ नॉट क्लियर, देन हम लोग उसको एक मेडिकल बोर्ड टाइप बना करके, जो भी कंसर्न 2-3-4 डॉक्टर हैं, मे बी न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन, सब लोग भी कई बार एक साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं, क्योंकि कई बार मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ओके। पेशेंट को एक जगह ही प्रॉब्लम नहीं है, 2 या 3 जगह प्रॉब्लम है, प्रायोरिटाइज कैसे करें कि भाई कौन सी चीज़ को पहले एड्रेस करना है, कौन सी चीज़ को हम सेकेंड स्टेज में एड्रेस करेंगे। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हम टीम अप्रोच के साथ उस चीज़ को डिसाइड करते हैं, और जो बेस्ट पेशेंट के लिए हम लोगों को लगता है कि भाई ये अप्रोच बेस्ट रहेगी, पहले इस चीज़ को ट्रीट करना है, फिर इस चीज़ को ट्रीट करना है, और फिर लास्ट में इसको ट्रीट करना है, देन हम पेशेंट को वो चीज़ समझाते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये इस तरीके से ये काम होना चाहिए। सर अभी आपने जिस टोंक वाली बात कही, तो इधर के पेशेंट्स के ज़्यादा होते हैं? नहीं, कुछ बीमारियां इधर ज़्यादा हैं जो फ्लोराइड वाली सर कितना फर्क पड़ता है फ्लोराइड से मात्रा से? ज़्यादा मात्रा हो तो कितना नुकसान होता है हड्डियों को? सर फॉर्चुनेटली अब फ्लोराइड वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी कम होती जा रही हैं, क्योंकि आरओ से लग जाए उस चक्कर में। हाँ, अब अधिकतर जगहों पे आरओ उपलब्ध हैं, और अधिकतर जगह पे नहरी पानी भी उपलब्ध है। लेकिन जो पुराने लोग, सो अब आजकल अगर हम लोग ये फ्लोराइड और फ्लोरोसिस वाली प्रॉब्लम्स यंग पेशेंट्स में नहीं देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो उन पेशेंट्स में देख रहे हैं वो आर अबव 50-60, जिन्होंने बचपन में 10-20-30 साल काफ़ी लंबे समय तक फ्लोराइड का कंजम्पशन किया है।
बट फॉर्चुनेटली अब वो चीज़ें बहुत मिनिमल होती जा रही हैं और आई थिंक हमारी प्रैक्टिस में हम लोग अगर बात करें तो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो डाउनवर्ड जा रहा है और हो सकता है हमारे से नेक्स्ट जनरेशन के जो सर्जन्स आए वो शायद इस तरीके की चीज़ें उनको प्रैक्टिस में देखने को नहीं मिले। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है सर, ये हाँ सर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो होता यह है कि अपनी हड्डी के अंदर बेसिकली मेनली दो चीज़ें हैं, एक प्रोटीन एक कैल्शियम और एक कैल्शियम। सो प्रोटीन बेसिकली मैट्रिक्स बनाता है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और मिल करके हड्डी में एक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेंथ आती है। तो जो आपकी हड्डी की स्ट्रेंथ है वो बेसिकली बढ़ती है अप टू एज ऑफ 30 और 30 की एज के बाद वो धीरे 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 कम होती जाती है। तो हड्डी में क्षरण होता जाता है, हड्डी में से कैल्शियम निकलता जाता है। अभी जो नीचे आने की गति है ये वेरी करती है कई सारे फैक्टर्स पे, जिसमें एक तो जेनेटिक्स आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्स। सो फीमेल्स में क्या होता है कि जैसे ही मीनोपॉज आता है, मीनोपॉज आने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बाद जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की डेवलप होने की स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सो एज होते होते कई बार हड्डियाँ ओल्ड एज में आते आते इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मात्र खांसने छींकने से भी हड्डी टूट सकती है। ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है और मल्टीपल लेवल पे फ्रैक्चर होते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली अगर आप गाँवों में देखेंगे, जो बहुत ओल्ड लेडीज़ थी वो आगे झुक जाती थी। हाँ सर, कमर इस तरह से झुक जाती है। सो जो बच्चों में कुबड़ होती है और जो ये 70-80 साल की एज में जाकर के कुबड़ डेवलप होती है, इनकी दोनों की प्रॉब्लम्स टोटली डिफरेंट है। ये हड्डियों के पिचकने की वजह से आगे की, भाई ये हड्डी है, ये आगे की चीज़ें पिचकती रहेंगी, पीछे की हाइट उतनी ही रहेगी, तो ये आगे ऐसे 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 करके कमर झुकती जाएगी। तो बेसिकली ये रिकरेंट ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। तो अगेन डिपेंड इसके ऊपर करता है कि पेशेंट किस एज ग्रुप में है। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सो अगर मैं वैसे बोलूँ तो ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में एक मेडिकल डिजीज़ है जिसको हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को आप सर्जिकली ट्रीट नहीं कर सकते। सर्जरी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। तो कई बार रीढ़ की हड्डी में बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। सो ऑस्टियोपोरोसिस में एक तो रीढ़ की हड्डी, दूसरा कलाई की हड्डी और तीसरा कूल्हे की हड्डी, ये 3 फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में अगर फ्रैक्चर्स होते हैं तो मोस्टली अगेन फर्स्ट 4 to 6 वीक्स हम लोग उनको कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं दवाइयों से, बेड रेस्ट से और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, कैल्शियम, विटामिन डी और ये सारी चीज़ें देते हैं। अगेन 80% फ्रैक्चर्स, 80 to 90% फ्रैक्चर्स हील हो जाते हैं। जो फ्रैक्चर्स हील नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते, उनमें फिर हम लोगों को एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अधिकतर समय हम लोग बिना बेहोश किए, बिना चीर फाड़ के, जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं उसी तरह या तो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्टेंट डाल देते हैं या रीढ़ की हड्डी के अंदर सीमेंट फिल कर देते हैं। तो उससे अंदर से हड्डी को सपोर्ट मिल जाता है और मरीज का पेन तुरंत ख़त्म हो जाता है। बट अगेन वो सेलेक्टेड केसेस में ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। बट अगर अपन सिंपल ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, डेफिनेटली कैल्शियम, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अपन पीक बोन मास अचीव कर रहे हैं एट एज ऑफ 30, वो जितना बेटर होगा उतना आपका लॉस यू हैव, जितना आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा है उतना आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो जो पीक बोन मास अपन 30 की एज पे अचीव कर रहे हैं, दैट शुड बी एज मच एज पॉसिबल। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो आप लोग समझ गए होंगे। अभी पहला इंटरव्यू है इनका, फिर भी और भी लेते रहेंगे इंटरव्यू, भी पूछना तो बनता है। अगर लंबा इंटरव्यू कर देंगे बाद में आप लोग सुनेंगे नहीं। सही बात है सर जी, लोग है ना यार बंद करो, कर देते सर। स्पाइन में और क्या क्या है सब कुछ खास? सर्जरी तो हो गई, मेडिसिन सब जो होता है ठीक कर देते हैं, नहीं सर्जरी जहाँ जरूरत पड़े सर्जरी होती है, यानी लोग डरे ना सर सर्जरी नाम से। सर बिल्कुल, जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिथ। हाँ, जो भ्रांति जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, कि भ्रांतियों से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज की तारीख में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं एज ए डॉक्टर, वो ये कि जब हम किसी पेशेंट को जेन्युइनली सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और हमें पता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये पेशेंट सर्जरी में डिले करेगा तो इससे इसके सर्जिकल आउटकम पे फ़र्क पड़ेगा, सर्जरी का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को हम काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए सर्जरी ज़रूरी है। बट पेशेंट उसका जवाब ये देते हैं, साहब हमें सब ने मना किया है।
अब मैं पूछता हूँ सब कौन, तो उसका जवाब है सर पड़ोसी ने भी मना किया है, उसने भी रिश्तेदारों मना ने किया मना है, कर दिया। रिश्तेदारों ने मना किया है। सो मैं ऐसे मरीजों को हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ भी समझनी है कि आप किस मैटर में किसकी राय ले रहे हैं। हाँ, आप लेमैन से लोग तो सर ऐसे, अगर मुझसे कोई पूछे तो सही तो मैं भी ये कहूँगा, अरे यार डॉक्टर खराब कर दो तो वही वाली बात है, मैं ऐसे मरीजों को यही बोलता हूँ कि अगर आप मेरे से पूछ के फाइनेंस का कोई डिसीजन लेंगे या अपने सीए से पूछ के मेडिकल का डिसीजन लेंगे तो दोनों स्थिति में नुकसान आपको। सो जो एक्सपर्ट है आप उसकी राय लें, उसको मानें और भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़ें। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सपर्ट है उससे बात करें, क्योंकि देखिए अगर कोई मुझे ये कहेगा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करो तो भाई मैं तो खुद मना कर दूंगा, यार मत करना, डर लगता है, सीधी बात है, डर लगता है तो लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि जो जानकार उससे पूछे, भाई जिसकी जानकारी जिसको उससे पूछे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जो भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उस बारे में आपको राय लेना लॉजिकल है। जो अपनी आजकल की जो शैली है पूरी आधुनिक पाश्चात्य से, पहले सर क्या होता था, सर मेरा बेटा है ना, मैंने कई करके झुक लिया घर से, धोखा खाने से ही डरता है। पहले पैर छूते तो कम से कम एक मूवमेंट तो रहता था, बड़े आए हैं, बड़े भाई हैं या माता पिता आए या बुआ जी कोई भी आए। सर आज की जो जीवन शैली है ना सर इतनी खराब हो गई है, उसका इस पे स्पाइन पर इस पे फर्क पड़ा है क्या सर आपके हिसाब से? डेफिनेटली जो स्पाइन के लिए सबसे डैमेजिंग एकमात्र चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो है मोटापा। हाँ सर, मुझे भी कई बार लगता है अपने आप को देख करके। तो मोटापा स्पाइन के लिए डैमेजिंग है। ओवरवेट होना, मसल्स, जैसे मैंने बताया मसल्स जो है वो स्पाइन की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर स्पाइन की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स खराब है, मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को, कई पेशेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ जो मिडिल एज के हैं, जिन्होंने बचपन में वो समय देखा है जब हम छत के ऊपर एंटीना लगाया करते थे 20 हाँ फुट सर, का। 20 फुट का तो वो 20 फुट के एंटीना के साइडों में हम हमेशा तार बांधा करते तार ही बनते थे सर ना, कि और अगर आए तो हिले ना। और अगर वो तार नहीं होते थे या लूज होते थे तो वो आंधी में एंटीना गिर जाता था। तो मैं मेरे मरीजों को हमेशा बताता हूँ भाई ये एंटीना तो स्पाइन है और ये जो तार हैं ये तुम्हारी मसल्स हैं। अगर ये लूज रहेंगी तो एंटीना, जिस दिन भी आंधी आएगी उस दिन एंटीना गिरेगा। तो सर यही हो रहा है। यही हो रहा है। चलिए सर, आपने आज हमें बहुत समय दे दिया सर, आगे भी आते रहे ना पूछने के लिए। जरूर। क्योंकि देखिए क्या होता है, लोगों के क्वेश्चंस उसमें आते हैं ना कि जब आपका इंटरव्यू जाएगा तो सर पता है लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डॉक्टर साहब ने महाराज वो भी पूछिए, डॉक्टर साहब ने जब भी हमें लगेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस आ गए आपको पूछने